everyone, welcome back my YouTube channel. So in this new video we are going to talk about ectopic pregnancy. This is a serious condition of pregnancy, or we can say this is a complication of pregnancy. Okay, so start करते हैं with definition. An ectopic pregnancy is a non-viable pregnancy where a fertilized egg implants outside the uterine cavity, most commonly in the fallopian tube. ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम उस प्रेगनेंसी को कहते हैं जिसमें फर्टिलाइज एग जो होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड हो चुके होते हैं एग, वो ग्रो करते हैं आउटसाइड दी यूट्राइन कैविटी. यूट्राइन कैविटी में ग्रो ना करके वो आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी ग्रो करते हैं, मोस्ट कॉमनली इन दी फैलोपियन ट्यूब. ओके, यूजुअली इन दी फैलोपियन ट्यूब ये ग्रो करते हैं एंड ये वाइबल प्रेगनेंसी नहीं कहलाती है एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड. नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में. तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या क्या क्या रिस्क कंडीशंस हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इंक्रीज़ करती हैं, जैसे कि डैमेज टू टाइनी हेयर्स जिनको हम सीलिया बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी फैलोपियन ट्यूब. ओके, ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया जो प्रेजेंट होता है इन दी फैलोपियन ट्यूब, जो हमारे फर्टिलाइज एग होते हैं उनको मूव करने में हेल्प करता है टू दी यूट्राइन कैविटी. बट अब यहाँ पे ये डैमेज हो गए हैं या फिर एब्सेंट हैं, तो जो फर्टिलाइज एग है वो वहीं पे ही ग्रो करने लग जाएगा. ओके, स्कारिंग एंड नैरोइंग ऑफ द ट्यूब. स्कारिंग एंड नैरोइंग ऑफ द ट्यूब, इसमें भी क्या है कि अगर नैरो हुआ ट्यूब आगे तो भी उसका जो पैथवे है वो क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं या एग हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे. स्कारिंग मीन्स कि वहाँ पे कुछ ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है या फिर स्कार बना हुआ जिसमें जो एग है वो स्टक हो जाएगा एंड आगे मूव नहीं कर पाएगा, उसको मुश्किल होगा मूव होने में. पॉकेट्स फॉर्म इन द ट्यूब ड्यू टू स्कारिंग. ओके, कुछ पॉकेट फॉर्म हो जाती है ड्यू टू स्कारिंग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन हो जाती है एग के लिए टू मूव फॉरवर्ड. ओके, तो ये कंडीशंस होती हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कॉज करती हैं. दूसरा देखते हैं क्लाइमेडिया ट्रैकोमाइटिस. ये एक इन्फेक्शन है. इन्फेक्शन की वजह से जो ट्यूब है वो उसमें स्कारिंग या फिर डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो एग है इम्प्लांट, जो फर्टिलाइज एग है उसको मूव होने में मुश्किल लगता है, इसकी वजह से वो आगे मूव नहीं हो पाता और वहीं पे वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है या इम्प्लांट हो जाता है. कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी जो फर्टिलाइज एग है वो उसके मूवमेंट में अफेक्ट आता है. आईयूडी प्रेगनेंसी मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस अगर यूज़ हुआ है तो पहली बात तो इसमें प्रेगनेंसी रेयर रहती है, बट अगर हो गई है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इसमें होने का. ट्यूबल लाइगेशन मीन्स जो ट्यूब है उसको लाइगेट किया गया है. इसमें भी अगर प्रेगनेंसी हुई है, वैसे तो होती नहीं है क्योंकि इस प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है. अगर हो गई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी के. ओके, या फिर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स. अगर देखें अर्ली सिम्टम्स में, जैसे कि 4 to 12 वीक्स में अगर जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो माइल्ड पेल्विक एब्डोमिनल पेन हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेचिंग. जो नैरो एरिया है ऑफ दी फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे अगर कुछ भी ग्रो करने लग जाएगा तो ड्यू टू स्ट्रेच यहाँ पे पेन कॉज होगा. वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि ट्यूब जो है वो रप्चर हो सकता है वहाँ की ब्लड वेसल्स. तो नॉर्मली आपको स्पॉट्स दिखेंगे ब्लड के. मिस्ड पीरियड, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी तो कंसीव हुई है, इम्प्लांट कहाँ हुई है ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो जो पीरियड्स हैं वो मिस्ड होंगे. ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब एज कंपेयर नॉर्मल प्रेगनेंसी, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ओके, नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू सीवियर पेन या फिर सीवियर सिकनेस की वजह से यहाँ पे हो सकता है ये. पेन इन द टिप ऑफ द शोल्डर, ठीक है, एंड डिस्कम्फर्ट व्हेन पीइंग और पूपिंग. अगर आप टॉयलेट के लिए जा रहे हैं या फिर मोशन पास करने के लिए जा रहे हैं तो भी आपको डिस्कम्फर्ट होगा. ओके, डिजीनेस एंड फैंटिंग हो सकता है ड्यू टू सीवियर सिकनेस या फिर सीवियर पेन. नेक्स्ट इमरजेंसी सिम्टम्स, जिसमें जो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो एक इमरजेंसी सिम्टम्स शो करेगी, जैसे कि सीवियर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगा. हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी. पैंटिंग और कोलैप्स भी हो जाएगा, पेशेंट एकदम बेहोश भी हो सकता है ड्यू टू सीवियर पेन.
शोल्डर पेन भी इसमें प्रेजेंट होगा। लो ब्लड प्रेशर हो सकता है ड्यू टू सीवियर पेन एंड रैपिड हार्ट बीट भी हो सकता है, मतलब वाइटल्स जो है वो ड्यू टू पेन डिसबैलेंस होंगे। फिर देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, जिसमें हम पेशेंट के वाइटल साइंस देखते हैं, ओवरऑल उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का है, कैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन है। अकॉर्डिंग टू फेशियल एक्सप्रेशन हम उसका पेन लेवल चेक करते हैं। ओके, किस कंडीशन किस टाइम से उसे पेन हुआ है, ये सब हम उसमें पता करते हैं। फिर मेडिकल हिस्ट्री में उसे पता करेंगे कि कौन सी प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी कैसी थी, नॉर्मल थी, एबनॉर्मल थी, ये सारा हम उसमें पता करेंगे। उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटिक मेलाइटिस तो नहीं है, उसका वेट कैसा क्या है, ये सब हम उसमें मेडिकल हिस्ट्री में लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं। तो इनिशियल इवैल्यूएशन में हमने क्या किया, इनिशियली जो भी इन्वेस्टिगेशन हुए या टेस्ट हुए वो सारे कर लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें जो वेजाइना के थ्रू एक प्रोब इंसर्ट करते हैं एंड क्लोज एग्जामिन करते हैं ऑफ द यूट्राइन कैविटी। फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें HCG हार्मोन देखते हैं, जिसका लेवल देखते हैं कहीं बढ़ा तो नहीं है। ओके, प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी चेक करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें हम प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट करते हैं। ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही प्रोड्यूस होता है। ओके, फिर देखते हैं एडिशनल टेस्ट अगर ज़रूरत पड़े तो, जैसे कि लैप्रोस्कोपी। ओके, डायग्नोस्टिक मीन्स DNC, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे रैप्चर्ड प्रेगनेंसी है तो। फिर देखते हैं ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेथोट्रैक्सेट देंगे, थेरेपी है ये, जो कि यूज़ की जाती है टू ट्रीट अर्ली रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। ये क्या करेगी, प्रेगनेंसी को ग्रो करने में, स्टॉप करने में हेल्प करेगी। ओके, इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्रेगनेंसी टिश्यूज एंड बॉडी एब्जॉर्ब इट सक्सेस रेट रेंज फ्रॉम 65 to 95%। ठीक है, इस टाइप का अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं इस थेरेपी को, जो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है इसको, ये स्टॉप हो जाएगी ग्रो होना। इसमें चांसेस रहते हैं 65 to 95%। ओके, इंडिकेशन हीमोडाइनमिकली स्टेबल पेशेंट होगा। ठीक है, उसका लो जो BHCG लेवल होगा, ओके, 5000 यूनिट पर L एंड नो साइन ऑफ रप्चर। इस कंडीशन में हम उसको ये थेरेपी दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, सिंगल और मल्टीपल डोजेस। ठीक है, विद फॉलोअप BHCG मॉनिटरिंग। ओके, हमें BHCG हार्मोन भी मॉनिटर करना है, उसके साथ साथ इस थेरेपी को कंटिन्यू रखना है। लेकिन हम किस कंडीशन में दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट स्टेबल होना चाहिए, उसका लेवल जो है इसका BHCG का 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए, तब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी रप्चर नहीं होनी चाहिए। ओके, और एडमिनिस्टर कैसे हम मल्टीपल डोजेस दे सकते हैं विथ फॉलो ऑफ BHCG मॉनिटरिंग। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट लैप्रोस्कोपी करेंगे हम। ठीक है, जिसमें मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है फॉर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन इंक्लूडेड, जैसे कि सेल्पिंजोक्टमी। ठीक है, रिमूव द अफेक्टेड फैलोपियन ट्यूब। सेल्पिंजोटोमी, जैसे में रिमूविंग ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रिजर्विंग द ट्यूब। ओके, फिर लैप्रोटोमी करेंगे, जिसमें ओपन सर्जरी करेंगे फॉर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट और कॉम्प्लेक्स केसेस, जैसे बहुत सीवियर कंडीशन पेशेंट की है और पेशेंट स्टेबल नहीं है, तब हम इसमें लैप्रोटोमी करते हैं। फिर इंडिकेशन किस में ये कर सकते हैं, रप्चर्ड होनी चाहिए प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड सीवियर ब्लीडिंग होगी, फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया तब हम इस प्रेगनेंसी को कराते हैं। ओके, इस प्रोसीजर को कराते हैं। नर्सिंग केयर में क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, जिसमें हम वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, पेन लेवल चेक करते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग चेक करते हैं। पेन मैनेजमेंट में हम एडमिनिस्टर करते हैं एनाल्जेसिक्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड। ओके, फिर सपोर्टिव केयर देते हैं, जिसमें हम इमोशनल सपोर्ट करते हैं, एजुकेट करते हैं पेशेंट को ऑन ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड फॉलोअप केयर। फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज देखते हैं, इनिशिएट इमरजेंसी मेजर्स फॉर शॉक और रप्चर साइंस।
ओके, फिर देखते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट केयर क्या हो सकती है, जिसमें फॉलो अप करने के लिए बोलेंगे हम मॉनिटर BHCG लेवल अंटिल दे नॉर्मलाइज। जब तक वो नॉर्मल नहीं होता तब तक हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे। इमोशनल सपोर्ट, एड्रेस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड प्रोवाइड काउंसलिंग। पेशेंट को हम साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे एंड उसको काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे। फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कोई रिस्क है तो वो सारा डिस्कस करेंगे एंड उसके लिए कुछ हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट या अकॉर्डिंग टू गैप हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।